नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक यानी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज इसका दोस्तों ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि आप इसके नोट्स या उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 के कंप्लीट ई बुक नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा, यानी पिछले एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर आपको एक ही ई बुक में देखने को मिलेगा। और इस ई बुक से दोस्तों लगातार जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगातार यूके ट्रिपल एग्जाम हो या यूके पीएससी के एग्जाम, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और जो अब एग्जाम हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें लगातार 5 से 6 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर के बन रहे हैं। तो इसलिए करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025। दोस्तों भारत नेपाल में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हर वर्ष जारी किया जाता है जिसका नाम होता है सूर्य किरण। तो इस वर्ष 2025 में जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये 19वां संस्करण था 2025 में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19वां। तो इसका आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया। अभ्यास की अवधि 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक रही। यह दोनों सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम होता है सूर्य किरण। और इस वर्ष उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 19वां संस्करण इसका ये अभ्यास आयोजित किया गया था। आयोजन बारी बारी से भारत और नेपाल में होता है, यानी एक वर्ष भारत में, एक वर्ष नेपाल में। इससे पहले जो 18वां अभ्यास हुआ वो सलझंडी नेपाल 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या होता है इस अभ्यास का? पर्वतीय और जंगल युद्ध में संयुक्त प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्षमता बढ़ाना, संयुक्त ऑपरेशन में सामरिक तालमेल सुदृढ़ करना और यूएन चैप्टर के तहत सब कन्वेंशनल ऑपरेशनल यानी उप पारंपरिक अभियानों का अभ्यास जो शांति स्थापना मिशनों के लिए आवश्यक है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, हिमालयन कॉन्क्लेव 2025। तो हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान 13 से 15 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल स्थित अपने मुख्यालय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या रहा? भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047 तक सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण करना, जो विकसित भारत 2047 पहल के अनुरूप हिमालयी क्षेत्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, असंतुलित भूमि उपयोग, जनसांख्यिकी दबाव, ग्लेशियर पीछे हटना और अचानक बाढ़ जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। 6 विषयगत क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया जिसमें जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु लचीलापन, सतत आजीविका और शासन ढांचे और लैंगिक समावेशन शामिल हैं। तो इन 6 विषयगत क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड एआई मिशन 2025। उत्तराखंड एआई मिशन 2025 की पॉलिसी को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा राजभवन में लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड एआई मिशन 2025 को लॉन्च किया जा चुका है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। यह पॉलिसी भारत सरकार की एआई पॉलिसी का अनुसरण करती है, लेकिन इसे विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। मिशन का लक्ष्य सैटेलाइट और डेटा का उपयोग करके वास्तविक समय आधारित समस्याओं का समाधान करना और समावेशी व सतत विकास सुनिश्चित करना। पॉलिसी नैतिक, उत्तरदायी और मानवीय एआई के क्रियान्वयन पर जोर देती है ताकि इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उत्तराखंड के 3 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMUS की तैनाती। कौन कौन से जनपद हैं वो जहां पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो हरिद्वार में 2 यूनिट बनाई गई है MMUS की, उधम सिंह नगर में भी 2 और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। ये पहल CSC कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? CSC कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इन यूनिट्स का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा जिसमें सेवा का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके
और यह योजना स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। तो स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है राज्य सरकार ने, जिसके तहत राज्य के 3 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है, जिसमें 2 यूनिट हरिद्वार में है, 2 यूनिट उधम सिंह नगर में और 1 यूनिट टिहरी गढ़वाल में स्थापित की गई। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं, पिछले 1 साल के यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, पिछले 1 साल का उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है, और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड में आयोजित की गई राज्य सहायता मिशन एसएसएम की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला। तो पहली क्षेत्रीय कार्यशाला राज्य सहायता मिशन की किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड में आयोजित की गई है। राज्य सहायता मिशन एसएसएम की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई है। यह कार्यशाला नीति आयोग और उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान यानी सेतु के सहयोग से संपन्न की गई है। तो ये राज्य सहायता मिशन की जो पहली क्षेत्रीय कार्यशाला है ये उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित की गई है, और किसके सहयोग से, तो नीति आयोग, उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान यानी सेतु के सहयोग से। तो नीति आयोग और सेतु के माध्यम से यह संपन्न की गई है। यह कार्यशाला राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत आयोजित श्रृंखला की पहली कार्यशाला थी, जिसका उद्देश्य राज्य परिवर्तन संस्थानों यानी एसआईटी के माध्यम से नीति आयोग तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संरचित सहयोग को बढ़ावा देना। इस मिशन के अंतर्गत दोस्तों नीति आयोग राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण तथा राज्य परिवर्तन संस्थानों की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि नीति आयोग द्वारा राज्य सहायता मिशन एसएसएम की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई, तो उत्तराखंड के देहरादून में। और जो भी अन्य फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पे जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन। तो जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, ताकि इनको पहचान मिल सकेगी हाउस ऑफ हिमालय स्टोर के माध्यम से। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो राज्य का जो पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है यूकोस्ट परिसर में। यूकोस्ट परिसर में उत्तराखंड का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यूकोस्ट की फुल फॉर्म क्या है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। यहाँ पर बना है स्टेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ से प्रतिदिन 2 घंटे विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित होंगे, जिनका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक रुचि बढ़ाना और शोध की सामाजिक उपयोगिता को उजागर करना है। तो कहाँ पर राज्य का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, यूकोस्ट में। निर्माता है BECIL यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही निर्मित किया गया है। प्रसारण प्रतिदिन 2 घंटे का विज्ञान कार्यक्रम इसमें प्रसारित किया जाएगा, और उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक रुचि व शोध की सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाना। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का पहला गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 आयोजित। तो पहला गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है उत्तराखंड का। जानते हैं इसकी डिटेल्स
इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी में गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 और अहिल्या स्मृति मैराथन का उद्घाटन किया गया। तो गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 और अहिल्या स्मृति मैराथन का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यह महोत्सव टिहरी जिले के गज घंटाकर्ण मंदिर परिसर में आयोजित हुआ, जो एक प्रमुख पौराणिक स्थल है। तो गज घंटाकर्ण मंदिर कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। मंदिर बद्रीनाथ यात्रा की दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के सुंदर दृश्य दिखते हैं, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक और इको पर्यटन के लिए आदर्श है। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो आयोजन गज घंटाकर्ण मंदिर परिसर में टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत और विकास का समावेश। ऐतिहासिक मान्यता देखें तो बद्रीनाथ यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थली इसको माना जाता है। यानी बद्रीनाथ यात्रा के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण परिक्रमा स्थली माना जाता है इसको, गज घंटाकर्ण मंदिर की यात्रा को। पर्यटन उत्कृष्ट आध्यात्मिक और इको पर्यटन स्थल है और उद्घाटन किया मुख्यमंत्री द्वारा। अहिल्या स्मृति मैराथन के साथ ही गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स 88.4 FM रेडियो स्टेशन शुरू। तो भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में अपना पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स 88.4 FM लॉन्च किया है। तो पंचसूल प्लस 884 FM जो ये रेडियो स्टेशन ये किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में। इस स्टेशन का उद्घाटन सेना की सेंट्रल कमांड के GOC अनिंद सेन गुप्ता ने किया है। पंचसूल पल्स नाम स्थानीय पंचसूल ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। तो ये जो रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, तो ये किसका हिस्सा है? ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में सेना और आम जनता के बीच बेहतर संबंध बनाना है। नाम है इस रेडियो स्टेशन का पंचसूल पल्स 88.4 FM और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया। उद्घाटन GOC अनिंद सेन गुप्ता ने और स्थानीय पंचसूल ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है। पहल ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत की गई है और उद्देश्य सेना और नागरिकों के बीच समन्वय बढ़ाना। गणतंत्र दिवस 2025 उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान। तो गणतंत्र दिवस 2025 में जो उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल की थीम पर। तो कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी उत्तराखंड के द्वारा? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, और इसको पीपुल्स चॉइस की अवार्ड श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत पीपुल्स चॉइस अवार्ड के तहत उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और गुजरात ने स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर बनी झांकी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तर प्रदेश को महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर बनी झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो पहला स्थान प्राप्त किया है पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में गुजरात ने, दूसरा उत्तर प्रदेश ने और तीसरा अपने उत्तराखंड ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्थान गुजरात ने, दूसरा उत्तराखंड ने और दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड ने। जबकि अगर हम आधिकारिक श्रेणी की विजेता की बात करें, ये जो मैंने बात की ये की थी पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी विजेता यानी लोकप्रिय पसंद श्रेणी में प्रथम स्थान पे गुजरात की झांकी, दूसरे पे उत्तर प्रदेश की झांकी और तीसरे पे उत्तराखंड की झांकी। जबकि आधिकारिक श्रेणी की विजेता रही तो प्रथम स्थान हासिल किया है आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश ने, दूसरा त्रिपुरा ने और तीसरा आंध्र प्रदेश की झांकी ने। उत्तराखंड को इससे पहले 2021 में झांकी के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हो चुका है आधिकारिक रूप से, जो कि केदारखंड झांकी थी, और 2023 में मानसखंड झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की झांकी को। तो डिटेल्स मैंने यहाँ पे इसके बारे में बता दिया है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सख्त भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है उत्तराखंड में। विस्तृत विवरण जान लेते हैं इसका। तो उत्तराखंड सरकार ने 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे बाहरी राज्यों के लोग अब उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इस कानून का उद्देश्य राज्य की भूमि को बाहरी खरीदारों से सुरक्षित रखना और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। तो प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से? उत्तराखंड कैबिनेट ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? 19 फरवरी 2025 को। काफी टाइम से उत्तराखंड में इसकी मांग उठ रही थी, जिसके तहत उत्तराखंड के कैबिनेट ने
इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे मिस उत्तराखंड 2025 बनी मेघना ठाकुर। तो मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी? मेघना ठाकुर बनी। मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब देहरादून की मेघना ठाकुर ने जीता है। तो विजेता रही है देहरादून की मेघना ठाकुर, जबकि प्रथम रनर अप रही है कोमल शर्मा अल्मोड़ा की, और द्वितीय रनर अप रही है चंपावत की मानसी बिष्ट। मॉडल ऑफ द ईयर चुना गया मानवी बिश्नोई को, और आयोजन करता है हिमालयन बज। तो मिस उत्तराखंड 2025 का आयोजन किसने किया? हिमालयन बज ने। तो मिस उत्तराखंड 2025 विजेता बनी है मेघना ठाकुर, और मॉडल ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है मानवी बिश्नोई ने। ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल्स के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न बन सके, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न आप उसको सही कर सको, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 उत्तराखंड ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान। हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025 में उत्तराखंड ने 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ, और दूसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ, जबकि तीसरा स्थान असम को प्राप्त हुआ है 414 प्रजातियों के साथ। भारत ने 2013 से GBBC में भाग लेना शुरू किया है, और तब से यह पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। तो GBBC 2025 में टॉप 5 राज्यों की बात करें, यानी पक्षी प्रजातियों की संख्या के आधार पर, क्योंकि इसमें बर्ड की काउंटिंग की जाती है, इसलिए इसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025। तो इसमें 2025 में सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियों की संख्या पाई गई पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में 446 प्रजातियां, असम में 414, महाराष्ट्र में भी 414 और कर्नाटक में 380। तो टॉप 5 मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किस परियोजना के तहत? पर्वतमाला परियोजना के तहत। तो केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग, हेमकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट साहिब रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, और इन परियोजनाओं को किस परियोजना के तहत मंजूरी मिली है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न में इस प्रकार के टॉपिक से इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब जो रोपवे मंजूर किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो किस परियोजना के तहत उनको मंजूरी मिली है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत। तो कौन कौन से रोपवे मंजूर किए गए हैं? सोनप्रयाग, केदारनाथ जो कि 12.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब जिसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। उद्देश्य क्या है? तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और इस 6ठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है N रविशंकर, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि जो सदस्य हैं वो है PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी। सचिव है डॉक्टर अहमद इकबाल, और इसका कार्यकाल होगा 1 वर्ष का। सिफारिशों की अवधि तो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए ये वित्त की सिफारिश करेगा राज्य के लिए। तो 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष हैं N रविशंकर। तो उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए हैं N रविशंकर। नेक्स्ट यहाँ पे डीडी हाट में बनेगा उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। डीडी हाट में बनेगा उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट डीडी हाट पिथौरागढ़ में ये नक्षत्र भवन बनाया जाएगा। इसमें ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। खगोलीय घटनाओं और रहस्यों को जानने का एक अनूठा अवसर है इसके माध्यम से, और विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन का ये नया केंद्र है जो कि डीडी हाट में बनने जा रहा है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन ये डीडी हाट, पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनने जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा समझौता 2025। उत्तराखंड आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा समझौता 2025 जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। मुख्य उद्देश्य क्या है?
जो ये भूतापीय ऊर्जा समझौता हुआ है उत्तराखंड और आइसलैंड के मध्य। तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके सतत बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा समझौता हेतु हस्ताक्षर किए हैं? आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ। राज्य में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है इसके माध्यम से, और यह समझौता भूतापीय संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए है। प्रमुख भागीदार है इसमें उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन और साथ में वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स। तो कुल मिला के उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड के बीच ये भूतापीय ऊर्जा समझौता हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है यहां से कि उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड देश के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025, तो इसका आयोजन किया गया है नास के द्वारा, यानी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर एंड साइंस अकादमी के द्वारा 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य। और कहाँ इसका आयोजन किया गया है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो विषय क्या है? तो विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संभावित प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? पंतनगर उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे बागवानी विकास हेतु उत्तराखंड सरकार व JICA के बीच समझौता, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और उत्तराखंड सरकार के बीच एक बागवानी विकास हेतु ये समझौता हुआ है। MOU हस्ताक्षर हुआ है 17 जनवरी 2025 को। तो साझेदार संस्थाएं हैं उत्तराखंड सरकार का बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के मध्य ये MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। परियोजना का नाम है उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजना। यह परियोजना उत्तराखंड के 2 प्रमुख जिलों टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में कार्यान्वित की जाएगी। तो इसमें कौन से 2 जनपद शामिल हैं? टिहरी गढ़वाल और नैनीताल, क्योंकि पहले ये इन 2 प्रमुख जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में बागवानी विकास को तकनीकी सहयोग से प्रोत्साहित करना, विपणन और प्रसंस्करण में सुधार और किसानों की आय बढ़ाना व बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना। नेक्स्ट यहाँ पे चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित। तो भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? चक्राता में स्थापित किया गया है, देहरादून के चक्राता में। और संचालन जो संस्था है जिसके द्वारा ये अर्ली वार्निंग सिस्टम संचालित किया जाएगा, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून। विशेषता क्या है इसकी? तो उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये भूगर्भीय हालचालों पर रियल टाइम निगरानी रखेगा और आपदा प्रबंधन प्रशासन और आमजन को समय रहते ये सतर्क करेगा। उद्देश्य क्या है इसके? भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देना, जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में अन्य भू संवेदनशील क्षेत्रों में भी इस तकनीक को लागू किया जाएगा। यदि ये तकनीक सफल होती है, जो कि चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, तो फिर इसको अन्य जनपदों में भी स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देहरादून के चक्राता में। नेक्स्ट यहाँ पे 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो। तो 10वीं जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। और कहाँ आयोजित की गई है? देहरादून में आयोजित की गई। उद्घाटन तिथि 12 दिसंबर 2024। और जो आयोजक संस्थाएं हैं 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन किया वो किया विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन WAF, विज्ञान भारती की पहल और WAC द्विवार्षिक वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन। तो WAC का आयोजन जो किया वो किया WAF के द्वारा, यानी विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान भारती के पहल के माध्यम से WAC का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। मुख्य विषय है इसका डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। तो ये इसका मुख्य विषय है, थीम है। यह विषय आधुनिक डिजिटल तकनीकों द्वारा आयुर्वेद को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। WAC 2024 में आयुर्वेद के वैश्वीकरण, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी समावेशन पर विस्तृत चर्चा भी की गई।